सबसे पहले जो आपने बुक लिखी है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, वहाँ पर पढ़ाया जाता है A फॉर एडमिन, B फॉर बैलेट बॉक्स, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी। मेरा क्या कसूर कि मेरे माँ बाप गरीब हैं। असमानता के कारण जो दुर्दशा होती है टैलेंट की, सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड बच्चे हैं जो कबाड़ उठाते हैं। मैंने करा था कि भी मेरी क्वालिफिकेशन और जज की क्वालिफिकेशन दोनों की लॉ की डिग्री है। वो था ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। हमारा किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम सोसाइटी के लोगों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। तो मेरी डिग्निटी बराबर होनी चाहिए, मेरे को लेस देन इक्वल डिग्निटी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके लिए मैंने केस करा। हमें यही नहीं पता कि हमारे MLA की क्या जिम्मेदारी है, MP की क्या जिम्मेदारी है, DC का क्या रोल है, SSP का क्या रोल है। मेरी सरकार मैंने बनाई, मेरे से मेरा काम करने के लिए रिश्वत मांगे। जो चुनाव होता है एक त्योहार होता है, उनको ये भी नहीं पता वो बेच रहे हैं। पर किसको वोट डाले, ज्यादा बड़े चोर को या छोटे चोर को? नमस्कार, आज हमारे साथ हैं हरिओम जिंदल जी, जो कि बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पिछले 10 सालों से अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो कि स्लम्स में रहते हैं उनको पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है उन्हीं की एम्पावरमेंट के लिए, जिसका नाम है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। तो आइए बात करते हैं हरिओम जिंदल सर से और पूछते हैं कि क्या रही है इस बुक के पीछे इंस्पिरेशन और क्या रही है इन बच्चों को पढ़ाने के पीछे उनकी इंस्पिरेशन। तो मिलते हैं सर से। वेलकम सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इट्स एन ऑनर कि आप यहाँ पे आए, हमारे इतने छोटे से टाइम निकाल के आप अपना आए। थैंक यू सो मच सर। इट्स माय प्रिविलेज, माय ऑनर दैट यू हैव इनवाइटेड मी एंड आई एम हियर बिफोर यू। थैंक यू सो मच सर। सर मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो आपने बुक लिखी है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, ये अपने मेरे ख्याल से 2008 में आपने बताया स्टार्ट करी थी? नहीं, 2008 में मैंने किताब शुरू की थी असमानता को लेके। अच्छा, मेरी गरीबी के फासले को लेके। ओके। और कैसे ये फासला टैलेंटेड जो काबिलियत रखने वाले लोग हैं उनकी क्षमता को डिस्टर्ब करता है, हार्म करता है, उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। उसके ऊपर मैंने किताब लिखनी शुरू की थी 2008 में। अच्छा। और जो ये बुक एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज है, ये बुक मैंने लिखनी शुरू की जब मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 2013 के एंड में, 2014 के बिगनिंग में। और उस टाइम पे जब पढ़ाते पढ़ाते मेरे को ये विचार आना शुरू हुआ कि शिक्षा क्या होनी चाहिए। उस टाइम पे फिर मैंने शिक्षा को इवॉल्व करना शुरू किया कि शिक्षा जो बहुत ही प्रैक्टिकल होनी चाहिए, आज के वक्त के साथ बच्चों को जोड़े, पूरे समाज को जोड़े, क्योंकि जो समाज है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अच्छा चलाने की। तो अगर समाज का नागरिक शिक्षित होगा लेकिन अशिक्षित होगा, शिक्षित अशिक्षित होगा, उसको सोसाइटी के बारे में नहीं पता होगा, तो समाज को सुधार नहीं पाएगा। तो इसलिए फिर जो ये शिक्षा बनाई वो प्रैक्टिकल उदाहरणों से, प्रैक्टिकल लाइफ से, उसके बेस पे बनी। और इससे पहले वाली मेरी जो किताब थी उस टाइम पे उसका टाइटल मैंने डिसाइड नहीं किया था। वो एक गरीब बच्चे की कहानी है। अच्छा। एक गरीब बच्चा कल्पना करता है, जब अपनी गरीबी देखता है, अपना संघर्ष देखता है, तो बच्चा मन में विचार करता है कि मेरा क्या कसूर कि मेरे माँ बाप गरीब हैं या उनके पास पैसे नहीं है, पैदा हुआ। और जो दूसरा बच्चा है जिसके माँ बाप अमीर हैं, उस बच्चे को सारे साधन मिल रहे, मेरे को क्यों नहीं मिल रहे, मेरा क्या कसूर। ठीक। तो वो किताब जो है उस प्रश्न से शुरू होती है। और जब मैं किताब लिखने लगा तो उसके लिए मैंने 2008 में लिखनी शुरू की थी। 2009 में मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ ज्वाइन की। तो जो मेरा एक आइडिया था, उस आइडिया को लीगल वे में अंडरस्टैंड करने का मेरे को एक चांस मिला। तब मेरा बिजनेस भी था। आपने बिजनेस भी छोड़ दिया? बिजनेस था मेरा बहुत ही अच्छा था, इंटरनेशनल बिजनेस था। जर्मनी में मेरी पार्टनरशिप थी। ठीक है। और इंटरनेशनली कई ऑफिसेज थे हमारे। अच्छा, सब मुश्किल नहीं लगा आपको बिजनेस छोड़ना? नहीं, मुश्किल था, पर जो मैं काम कर रहा था वो और भी मुश्किल था। बिल्कुल। उस बड़े मुश्किल काम के लिए इस मुश्किल काम का फैसला लेना था कि लाइफ के इस मोड़ पे क्या करना चाहिए। तो ये फैसला लेने की बात थी। फैसले में जब दोनों को मैंने सोचा तो मेरे को लगा कि जिस विषय, जिस मुद्दे के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ, मेरी गरीबी के फासले के ऊपर, असमानता को लेके, और जिससे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है,
जो टैलेंटेड बच्चा है, जो टैलेंटेड बच्चा है, वो अगर अपने टैलेंट के हिसाब से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिक कंडीशंस, हिज सोशल कंडीशंस, कि उसके माँ बाप के पास कोई स्टेटस नहीं है, कोई ओहदा नहीं है या पैसे नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू है सोसाइटी में वो क्या है उसको कोई पहचानता ही नहीं है। तो वो बच्चा टैलेंट होने के बावजूद, काबिलियत होने के बावजूद उतनी तरक्की नहीं कर पाता जितनी उसकी क्षमता है। सो क्या इंस्पिरेशन क्या थी, मतलब वो ऐसा कोई पल या टर्न ऑफ इवेंट्स जब आपको लगा कि मुझे इन बच्चों के लिए काम करना है? मैंने बताया कि सारा का सारा जो ये किस्सा जुड़ा हुआ है असमानता के कारण जो दुर्दशा होती है टैलेंट की। जैसे मैंने अपना संघर्ष देखा, मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन उस संघर्ष के दौरान, उस तरक्की के दौरान जो मैंने संघर्ष सहा, वो मैंने उसका नतीजा निकाला कि आपकी मेहनत आपको आगे नहीं लेके जा सकती, कुछ हद तक लेके जा सकती है, उसके बियॉन्ड ये जो समाज है, ये समाज इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि अगर तो उस समाज का आप हिस्सा हो बिल्कुल तो आपको तरक्की का रास्ता खुलेगा, नहीं तो आपके लिए रास्ते नहीं खुलेगा, बल्कि बंद हो जाते हैं कई। हाँ, आपको जो कुछ लोगों ने समाज को जकड़ के पकड़ा हुआ है उनका सबसर्विएंट बनना पड़ेगा, उनके नीचे रह के काम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मेरे को मंजूर नहीं थी। मेरे को लगा कि मैं आज़ाद सोच से पैदा हुआ हूँ, आज़ाद नागरिक हूँ, तो मेरे भी कुछ अपनी वजूद होना चाहिए। तो वहाँ से मेरी ये शुरुआत होती है इस किताब को लिखने की। और सर मैंने देखा, मैं गई भी जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो, तो मैंने देखा वहाँ पे A फॉर एप्पल, B फॉर बैट या C फॉर कैट नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पर पढ़ाया जाता है A फॉर एडमिन, B फॉर बैलेट बॉक्स, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी। तो ये आइडिया कि हमें यही पढ़ाना है, ये सारी की सारी ये सारी बात फिर आ जाती है मेरी पुस्तक के ऊपर जो असमानता को लेके। अब वो पुस्तक जब मैं लिख रहा था तो मैंने लॉ ज्वाइन कर ली, लॉ पढ़नी शुरू कर दी। तो लॉ का काफी बड़ा हाथ है इस बुक में, कई सारी चीजों का हाथ है। मेरा अपने लाइफ का तजुर्बे का सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है, मेरी कठिनाइयों का बहुत बड़ा हाथ है, राइट। फिर मैंने व्यापार किया, बिजनेस किया, जॉब्स भी की उससे पहले, तो मेरे को कमर्शियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस था। फिर मेरे को सोसाइटी का एक्सपीरियंस होने लगा। वो सोसाइटी, वो वर्ड जो समृद्ध वर्ड था, क्योंकि जब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था तो मैं कुछ ऐसे लोगों के बीच घूम रहा था, तो मेरे को उस वर्ड का एक्सपीरियंस था। फिर मैंने लॉ पढ़ ली तो मेरे को लीगल का एक्सपीरियंस हो गया। फिर मैंने जब बिजनेस बंद कर दिया, लॉ की प्रैक्टिस शुरू की, तो मेरे को एक लीगल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ। फिर मैंने जब बच्चों के साथ जुड़ लिया, सोशल सिस्टम स्टार्ट कर दिया, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मेरे को एक जो सोशल सर्विस का एक्सपीरियंस है वो भी होना शुरू हो गया। अब इससे क्या हुआ, मेरे को अलग अलग सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की मानसिकता को जानने का मौका मिल गया। ठीक है, वो प्रैक्टिकल, सुना सुनाया नहीं, किताबों में पढ़ा नहीं, खुद एक्सपीरियंस करा, खुद एक्सपीरियंस हो गया। कमर्शियल वर्ड का, सोशल वर्क का, पॉलिटिकल वर्क का, लीगल वर्क का, सारा पता चल गया। तो फिर मैंने देखा कि जो सोसाइटी को चलाने वाले बातें कौन सी हैं, मुद्दे कौन से हैं। तो मेरे को इतना लगा कि हम कितने अज्ञानी हैं, पढ़ने के बाद कितने मूर्ख हैं कि हमें मेन पढ़ाई तो है ही नहीं हमारे पास। हमें यही नहीं पता कि हमारे एमएलए की क्या जिम्मेदारी है, एमपी की क्या जिम्मेदारी है, डीसी का क्या रोल है, एसएसपी का क्या रोल है, उनकी जिम्मेदारी है क्या। सही, ये तो मतलब मैं कहूँगी कि एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता। इनफैक्ट अगर आप पूछोगे कि मेरे से भी पूछोगे तो शायद मैं भी उतने अच्छे से ना बता पाऊँ। तो मैं भी तो वही एजुकेटेड था जिसको नहीं पता था। हाँ, तो सारे लोग एजुकेटेड भी उस हिसाब से एजुकेटेड नहीं कह सकते हम। जो शिक्षा हमें देनी चाहिए थी वो दी नहीं जा रही है, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब मैं किताब लिख रहा था, बिजनेस मैंने बंद कर दिया, अदालत में जाना शुरू कर दिया, तो मेरे पास बहुत फ्री वक्त था, किताब में कुछ टाइम लिखता था, मैं थक जाता था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर मेरे को लगा, ये भी समझ लो कि सहयोग था, भगवान की कृपा थी कि उसने मेरे को गरीब बच्चों के साथ जोड़ दिया। और बहुत से निगलेक्टेड बच्चे जो झुग्गियों में रहते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि गरीबों में अंदर भी सेगमेंटेशन है। सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड बच्चे हैं जो कबाड़ उठाते हैं। ओके। जो चाइल्ड लेबर है, मान लो ढाबे पे काम कर रही है, किसी के घर में काम कर रही है, मान लो कि किसी के घर में चाइल्ड लेबर काम कर रही है, उस चाइल्ड को एक्सपोजर है उस जिस घर में काम कर रहा है उसके माहौल का,
वो अपने सामने अच्छे बच्चों की परवरिश देख रहा है, हाँ अच्छा रहन सहन देख रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर तमन्ना पैदा हो सकती है कि मेरा भी जीवन ऐसा हो। जीवन ऐसा हो। लेकिन जो कबाड़ उठा रहे हैं सड़कों पे, गंदगी में से कुछ बोतलें निकाल रहे हैं, उनको कोई एक्सपोजर नहीं है, उनको गंदगी से सामान उठाना एक जिंदगी नजर आती है। गंदगी में से कोई चीज़ उठा के उसकी गेंद बना के खेल लेना उनके लिए नॉर्मल लाइफ है। उनका एक्सपोजर बिल्कुल ही खत्म है, बहुत कम है, बहुत है ही ही कम नहीं है। है। तो वो मेरे को लगा सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड बच्चे हैं। तो मेरे को लगा कि अब जो देश है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक देश है। टू फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हाँ, ये जो परिभाषा है, हाँ, ये आप शब्द ही सुन सकते हो और शब्दों में ही समझ सकते हो, इसका गहराई से मीनिंग आप समझ नहीं सकते क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है। वो प्रैक्टिकली क्या आती है कि गवर्नमेंट बाय पीपल, ऑफ पीपल, फॉर पीपल, इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। अब मान लो कि आपने कहा, चलो मैं आपकी बात को ले लूं, हाँ जी, आपने कहा जी गवर्नमेंट बाय पीपल, ऑफ पीपल, फॉर पीपल, तो सरल परिभाषा भाषा में कहेंगे जी मेरी सरकार मेरे द्वारा। हाँ, तो अगर मेरी सरकार मेरे द्वारा है तो मेरी सरकार मेरे द्वारा बनाई गई, मेरे से रिश्वत क्यों मांग रही है? या मेरा विकास क्यों नहीं हो रहा है? मेरा विकास के तो छोड़ो, रिश्वत क्यों मांग रही है? मेरी सरकार मैंने बनाई, मैंने बनाई है, मेरे से ही मेरा काम करने के लिए रिश्वत मांगे। चाहे कोई सरकारी पद में कोई बैठा रिश्वत मांग रहा है तो कैसे मांग रहा है? तो मैंने परिभाषा कागजों में सीखी है, रियल लाइफ में सीखी नहीं मैंने। तो रियल लाइफ में परिभाषा को सिखाने का कोई सिस्टम भी नहीं बनाया गया। तो आइडियली देखा जाए तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते ज़रूर हैं, तो आइडियली तो है नहीं है ये, क्योंकि आइडियली देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है विचार, एक होती है विचार की इम्प्लीमेंटेशन। विचार में तो लोकतंत्र है, हाँ, पर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। तो फिर जब मैंने ये गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाने के साथ साथ मन में विचार आते गए। पहली बात, ये बच्चे काफ़ी सारी उम्र खो चुके थे, कोई 7 साल का था, कोई 8 साल का था, कोई 9 साल का था, और ये कभी स्कूल नहीं देखा इन्होंने देखा नहीं था। हाँ। तो आगे कितना पढ़ते या मैं कितना पढ़ा पाता ये मेरे को भी नहीं पता था, मेरा कोई प्लान नहीं था। अब मेरे को था कि कम वक्त में जितना वक्त मिला है इनको शिक्षा बहुत अच्छी दो जो इनके भी काम आए और हमारे देश को सुधारने के काम आए। सारा का सारा देखो, अगर गरीब बच्चे हैं, वो गरीब बच्चे हैं क्यों? वो गरीबी कहाँ से आई? जिसने ऐसे हालात पैदा किए कि कईयों को बहुत ही गरीब बना दिया और कईयों को बहुत ही अमीर बना दिया, वो सिस्टम क्या है? तो अगर हम सिस्टम को नहीं सुधारेंगे तो गरीबी तो कभी भी नहीं खत्म होगी। तो गरीबों की मदद करने से गरीबी नहीं खत्म होनी, सिस्टम को सुधारने से गरीबी खत्म होनी है। तो सिस्टम के साथ जुड़ी शिक्षा चाहिए पहले सिस्टम को समझने के लिए। अगर आपको व्यवस्था का ज्ञान नहीं है तो व्यवस्था की कमी पहचानने का ज्ञान कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको कोई बता भी देगा कि व्यवस्था में ये कमी है, आपको व्यवस्था नहीं पता तो आप कमी कैसे समझोगे? आप समझ ही नहीं पाओगे। सर, जैसे हम कहते हैं कि लिटरेसी हम कहते हैं कि इंडिया, जैसे केरला को कहते हैं ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी रेट है, तो क्या मतलब है लिटरेसी का? कि सिर्फ पढ़ पाना, लिख पाना या थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पाने, वो यही मतलब है लिटरेसी का? देखो, एक जंगल का शेर था, मैं कहानी बताता हूँ। जंगल का शेर जो था वो राजा था, वो दहाड़ मारता था तो सारा जंगल हिल जाता था, तो जानवर उससे डरते थे। तो जंगल के राजा से किसी ने कहा सारे जानवर क्यों डरते हैं? उसने कहा मेरे को तो 1-2 खाने होते हैं, बाकी पता नहीं क्यों डरी जा रहे हैं। ये एक पढ़ा लिखा बंदा पहुंच गया, कहता भी आप जंगल के राजा तो हो पर आपके पास पढ़ाई नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो फिर आप पढ़े लिखे राजा होंगे तो लोग आपसे समझदारी से बातें कर पाएंगे, तो आपसे डरेंगे नहीं। तो उसने कहा मेरे को पढ़ा दो। उन्होंने जंगल के शेर को पढ़ाना शुरू कर दिया। जंगल के शेर को लगा, राजे को लगा कि भी मैं पढ़ा लिखा हो जाऊंगा, उसके अंदर पता नहीं क्या एक उमंग सी जाग पड़ी, तो उसने भी बड़ी लगन से पढ़ाई की। तो 5-6 महीने निकल गए। 5-6 महीने बाद जंगल का शेर सर्कस में पाया गया और वो जो मास्टर था जो पढ़ा रहा था वो डंडा लेके कहता था शेर उठ जाता था, बैठ जाता था। तो शेर का हाल इन्होंने ये कर दिया, तो इन्होंने मानसिकता से हमें शिक्षा के माध्यम से गुलाम कर दिया। तो लोकतंत्र तो कहीं रहा ही नहीं।
सो लिटरेसी वही है ना कि एक तो आई वॉश है। लिटरेसी जो है पढ़ना लिखना, वर्ड रीड करना, वर्ड को समझना, रीड करना, एग्जैक्टली is not education. Is not that is education. literacy. That is just reading. Just to read and write. Right. But that is not education. Definitely Education is something which connects you with your life, Yes. with your surroundings, with your systems. If something is wrong within you or in the area surrounding you, and you do not understand it, that means you do not have the education. बिल्कुल सही बात है सर। ये भी देखा गया है कि फीमेल्स में लिटरेसी रेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेल्स। अगर हम पैन इंडिया भी बात करें तो 10 to 15% के आसपास जो है वो लेडीज़ कम लिटरेट हैं, सिंपल लिटरेसी की भी बात करें, और मेल ज़्यादा हैं। तो क्या आपके जो आप स्लम्स में भी पढ़ाते हो, क्या उसमें भी ये डिफ्रेंसिएशन जेंडर की वजह से, इनइक्वालिटी जो जेंडर की है वो दिखाई देती है आपको कि लड़कियां ज़्यादा एनरोल होती हैं या लड़के ज़्यादा एनरोल होते हैं? देखो, ये जो स्लम्स की कंडीशन है बड़ी डिफरेंट है। देखो, ट्रेडिशनली अगर हम देखें, ट्रेडिशनली भारत में लड़कियों को पीछे रखा गया है हमेशा से। इसी सोच विचार से लड़कियों को समझाया जाता है कि भी आपने तो शादी करके घर पे चले पराए घर जाना है। तो पराए घर के अलावा आपकी स्किल क्या सिखाते हैं? लड़कियों में स्किल बहुत है। हाँ, उनको स्टिचिंग सिखाई जाती है, उनको खाना बनाना सिखाया जाता है, घर कैसे चलाना सिखाया, होम मैनेजमेंट उनको सिखाई जाती है। तो होम मैनेजमेंट इज नॉट अ स्मॉल वर्क नाउ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग वर्क। फिर लड़कियों में सहनशीलता सिखाई जाती थी, कैसे एडजस्टमेंट करना है। शायद वो कैपेसिटी मर्दों में नहीं बिल्ड हुई कभी भी। लड़ाइयाँ मर्द ही करते थे, लेडीज थोड़ा जाते थे लड़ाइयाँ करने। तो मर्दों में कैपेसिटी नहीं थी सहनशीलता की, तभी लड़ रहे थे। लेडीज में थी। बिल्कुल। तो अगर हम उस एंगल से देखें तो लड़कियों की शिक्षा ज्यादा थी, प्रैक्टिकल लाइफ की शिक्षा, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड जो थी। अब अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन की, तो उसमें पहली बात है कि ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन कैसे शुरू हुई। भारत देश में गुरु शिष्य परंपरा थी। बिल्कुल। गुरुकुल होते थे। तो गुरुकुल का जो सिस्टम था वो था। फिर जब ब्रिटिशर्स आए, लड़कियां तो होती नहीं थी, वहाँ लड़कियां नहीं होती थी, ठीक है। तो वो उस टाइम पे उस सोसाइटी की नीड थी। तो वो लड़कों को भी तो क्या चलाना सिखाते थे? तीर कमान, लड़ाई या तलवारबाजी, है ना। तो अब जब ब्रिटिशर्स आ गए तो पहले तो 1813 के करीब करीब कोई एक चार्टर आया था ब्रिटिश का, जिसमें उन्होंने शिक्षा के लिए एक बजट बनाया था। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। 1 लाख रुपए का कोई बजट था उसमें। अच्छा, तब तो 1 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट थी, पर पूरे भारत देश के लिए वो कम थी। फिर चलते चलते 1835 के करीब 32-33 के करीब लॉर्ड मैकॉले आया। अच्छा। तो लॉर्ड मैकॉले से जो उस टाइम का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसने बातचीत की भी, ऐसे ऐसे बजट पड़ा था, कुछ हुआ नहीं। तो उसने कहा भी भारत देश में उस टाइम पे उस लॉर्ड मैकॉले के आने से पहले, क्योंकि 1813 का जो चार्टर आया था, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे, उसके लिए बजट बना। लेकिन बजट का इस्तेमाल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 2 ग्रुप से, एंग्लो क्लास और दूसरी थी ओरिएंटल क्लास। ओके। तो ओरिएंटल क्लास में ब्रिटिशर्स भी थे और इंडियंस भी थे, और दूसरे में भी एंग्लो में भी ब्रिटिश और इंडियंस थे। तो दोनों के अपने अपने विचार थे। तो जो ओरिएंटल क्लास थी वो चाहती थी जो भारत की एजुकेशन है वो संस्कृत, हिंदी, उसी भाषा को प्रमोट करें, वो जो बजट बना। ओके। लेकिन जो एंग्लो क्लास थी वो चाह रही थी कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। ओके। तो दोनों में मतभेद थे, उसका फैसला नहीं हो पा रहा था। तो 1835 में जब लॉर्ड मैकॉले आया तो उसने कहा भी हम इंग्लिश भाषा इंट्रोड्यूस करेंगे। और उस टाइम पे 2 विचार थे उनके। एक तो उनको ये था कि भारत देश में ब्रिटिशर्स के राज को चलाने के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए। ठीक है। हम कुछ भारतीयों को एलीट क्लास को क्रिएट करेंगे, okay. जो ब्रिटिश और भारतीय बाकी कॉमन लोगों के बीच में ब्रिज का काम करेगी। वो देखने में एजुकेटेड इंडियंस जो उनके हिसाब से, पर वो इस तरीके से एजुकेट किए जाएंगे कि वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे। ब्रिटिशर्स के लिए आजकल भी मुझे लगता है एजुकेशन वही सिस्टम से चल रही है। हाँ, तो वहां से ये एजुकेशन इंट्रोड्यूस। सेकंड उनका था कि जो मिशनरीज हैं जो बाइबल पढ़ाएंगे, क्योंकि बाइबल इंग्लिश में थी, ठीक है, तो उनके लिए बाइबल पढ़ाना तब पॉसिबल होगा अगर लोगों को इंग्लिश समझ आएगी। बिल्कुल। तो 2 पर्पस थे उनके। तो उन्होंने उसके माध्यम से कन्वर्जन करनी थी क्रिश्चियनिटी में।
तो पर उनके लिए इंग्लिश जरूरी थी, तो उन्होंने फिर इंग्लिश का फाइनल कर दिया, इंग्लिश में ही होगी एजुकेशन, पर होएगी कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। तो वहाँ से जो ये प्रोसेस था एजुकेशन का बदला, मॉडर्न एजुकेशन हुई, इंस्टीट्यूशनलाइज एजुकेशन हुई, स्कूल्स खुलने शुरू हुए, तो करते करते इवॉल्व होते होते ये कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल ऐसे बनने शुरू हो गए। ठीक है। तो वो ब्रिटिशर्स का सिस्टम था। हाँ, और उस टाइम पे हमें जानना भी कहते हैं कि सर्विस क्लास ही बनाने की उन्होंने सोची। उन्होंने सर्विस क्लास, उन्होंने अपना जो भी पर्पस था उसको अचीव करना था, उसको अचीव करना उसके लिए सर्विस क्लास कह लो, कुछ कह लो। अब राजाओं के बच्चे भी पढ़ते थे। हाँ। पर आप शुरू में देखोगे तो एलिट्स के बच्चे पढ़ने गए, एलिट्स के बच्चे इंग्लिश पढ़ने गए। बिल्कुल। आम आदमी को उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ाई। आजकल आज भी है सर ये। हाँ, आज भी है, आज भी है। तो उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिशाइजेशन शुरू हो गया हमारे सिस्टम का। अगर आप बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट निकल के बाहर आता है, जो जब मैंने सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मेरे को यहाँ तक समझ आया कि जो फ्रीडम की मूवमेंट लीड हुई है, जो भारत की आज़ादी की बात शुरू हुई है, वो तब शुरू हुई है कि जब बहुत सारे भारत के लोगों को ब्रिटिश एजुकेशन मिलनी शुरू हुई। क्योंकि जो उन्होंने मॉडर्न ब्रिटिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की, उसके अंदर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पॉलिटिकल फिलोसफीज के अंदर जो पॉलिटिकल थ्योरीज यूरोप की थी वो पढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है। उसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उससे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भारत के लोगों में जो पढ़ रहे थे उनके अंदर ये आइडिया आया कि रिवोल्ट करने से शायद नहीं, उनको समझ आया कि अगर वो वहां पे रिवोल्ट हुआ है शासन के खिलाफ, तो यहाँ भी हो सकता है। तो शायद मेरे को लगता है, मेरी अपनी ये सोच है, मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन का कीड़ा वहां से पैदा हुआ। सर जैसे मैंने देखा है कि आपने रिलीजन्स की बात की कि कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन आप शायद पता है या नहीं आपको, बट जो सिख रिलीजन है ना सर, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और सिख में इनफैक्ट जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा उनमें लिटरेसी रेट है एज कम्पेयर टू बॉयज़। तो ये मुझे लगता है कि पंजाब के लिए भी अच्छी बात है। हालांकि लिटरेसी रेट बहुत ही एक सिंपल सा हम कह सकते हैं, बट फिर भी लड़कियों का लिटरेसी रेट सिक्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो बॉयज़ है। देखो ये बड़ी अच्छी बात है, पर लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा है, जब आप डेमोक्रेसी की हिस्ट्री पढ़ोगे, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ voters or the citizens are not properly educated. So it is not a question of male or female, it is a question of every citizen. बिल्कुल। Now see, in earlier times जब डेमोक्रेसी आई थी, अमेरिका में वुमन के पास वोटर राइट नहीं थे, इंग्लैंड में वोटर राइट नहीं थे। यूनिवर्सल सफरेज सिर्फ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है। जहाँ पे वुमन को भी इक्वल राइट था। ठीक है। तो दैट मीन्स अब हर कंट्री में ही है। इट मीन्स कि एवरी सिटीजन नीड्स इक्वल एजुकेशन। बिल्कुल। अगर वो नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल। सो नाउ इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मेल और फीमेल, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सिटीजन्स। एवरी सिटीजन नीड टू बी एजुकेटेड। सर जब आपने पहली बार स्टार्ट किया था, कितने बच्चों को पहले एनरोल हुए थे? फर्स्ट ईयर जब आपने स्टार्ट करा था, कितने बच्चों से स्टार्ट करा था आपने? आई स्टार्टेड विद 2 चिल्ड्रन। ठीक है। फिर वो 13 हो गए, मेरे को याद है कि बढ़ते बढ़ते 13 हो गए। फिर हमने एक जुग्गी बनाई, फिर बढ़ते बढ़ते बच्चे 30-35 हो गए। फिर प्रोसेस ये कंटिन्यू हो गया और चलता ही रहा। तो आज तक हम जब से शुरू किया 2013 से 14 के बिगिनिंग में, 13 के एंड में, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। 10 साल तो कंप्लीट हो ही चुके हैं। तो वी हैव टच द लाइफ ऑफ मोर देन 1000 चिल्ड्रन इन लुधियाना। अच्छा। हाँ जी। और सर बाकी स्टेट्स में भी आपके कुछ हैं चलते? वी हैव एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो आपसे इंस्पायर होके स्टार्ट करे गए हैं। हाँ, इंस्पायर होकर स्टार्ट किए। और जिनको समझ आया कि अगर देश को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा ठीक करनी पड़ेगी। देश को ठीक करना तो शिक्षा ठीक करो, ये हमने स्लोगन भी बनाया था। सर आपके यहाँ आपने बताया कि 14-15 साल तक ही बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ वो छोड़ देते हैं। तो क्या रीजंस है कि वो छोड़ देते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं? देखो, उनके आर्थिक हालात, उनके सामाजिक हालात, उनकी संस्कृति, उनका अपना एक सिस्टम है। वो कभी भी, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स को नहीं एजुकेट किया गया, तो वो ट्रेडिशनल माहौल में ही रहते हैं। उनके लिए वो ट्रेडिशनल माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 12, 13, 14 साल की उम्र में काम पे लग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, माँ बाप बन जाते हैं।
और यही तो फैक्ट मैं लोगों को सर जबकि 18 ईयर्स से पहले तो मैरिज करना इलीगल है, तो गवर्नमेंट में का इसमें कोई नहीं है कि वो रोकते हों, या लोकल अथॉरिटीज को पता तो चल ही जाता होगा, तो ये कोई उसका वो नहीं है कि रोकते हैं, कि क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता इसके अगेंस्ट। तो आपके सामने ही है ये तो ऑब्वियस ही है। आप भी तो कितने बच्चों को क्योंकि मुझे लगता है कि 18 ईयर्स से पहले मेंटली ना फिजिकली वो इतना रेडी ही नहीं होते हैं कि वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी उठा सके मैरिज की, बच्चों की। तो 21 ईयर से पहले तो एक लड़की को मदर भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो फिजिकली इतनी फिट ही नहीं होती है कि वो खुद ही बच्चा है, वो बच्चे को कैसे देखो मतलब ये पैदा करके ये उसको देखो संभालेगी। ये जो चीज़ें हैं ना, इसके बारे में तो मेरे को इतना पता नहीं है क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, ये तो कोई आपको मेडिकल का ही बता सकता है। पर अगर मैं वैसे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दिखाऊं, जो पुरानी लेडीज हैं, कोई 90-100 साल जी रही हैं, जिन्होंने 15-20 बच्चे पैदा किए हुए हैं, वो तो 12-13 साल से पैदा करने शुरू कर देती थी। अगर आप उनकी स्टडी करोगे, जो हम मेडिकल फैक्ट्स अब हैं, तो वो फिर क्या थे। पर सर मेंटली तो बंदा मतलब कोई भी रेडी नहीं है ना इतनी कम उम्र में, अभी तो उनको खुद का ही नहीं पता होता कि करना क्या है। देखो सोसाइटी इवॉल्व हुई है, हाँ, ठीक है, इवॉल्व होती हम तो थोड़ी इवॉल्व्ड सोसाइटी में है, एजुकेशन का लेवल चेंज हो गया, Change हो गया। अवेयरनेस की नीड बदल गई है। तब सोसाइटी बड़ी सिंपल थी, एक लेडी को पता था उसका क्या काम है, पहले से डिफाइंड था, पहले से डिफाइंड था। मेल का काम भी ऑलमोस्ट डिफाइंड था, बिल्कुल। इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब चीजें बदल गई हैं, अब तो लड़कियां भी तो देखो ना कितनी कितनी बड़ी उम्र में शादियां कर रही हैं, हाँ जो जी, पढ़ी बिल्कुल। लिखी हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज भी अगर आप स्लम्स के बच्चों की बात करो और वर्सेस एजुकेटेड क्लास के बच्चों की, पहली बात एजुकेटेड क्लास में 1 से 2 बच्चे हैं, बिल्कुल। जो गरीब हैं स्लम्स में रह रहे हैं उनके 5 से 6 बच्चे हैं आज भी, बिल्कुल है। ठीक है। फिर उनकी शादियां आज भी 13-14 साल में हो रही हैं, पढ़े लिखों की शादी ही नहीं हो रही आजकल तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो कल्चर है वो चेंज हो गया, पढ़े लिखे शादियां नहीं कर रहे या हो नहीं रही हैं, पंगे पड़ रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो उनका कल्चर या हमारा कल्चर, कहीं ना कहीं हमें स्टडी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं रिसर्च करनी पड़ेगी, सोसाइटी को एक कलेक्ट होके आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं संतुलन बनाना पड़ेगा। सर ये भी तो है ना कि जैसे आप कह रहे हो कि ऑब्वियसली ये बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे इन फ्यूचर, ये बच्चे ज़्यादा होंगे और हैं भी अभी भी। तो हमारी जो देश है उसमें हम देखें कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है तो वो कितनी कम एजुकेटेड होगी, ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है बहुत तो बड़ा। ऑलरेडी है। देखो हमारे अपने अनुमान के हिसाब से, और आप भी अगर सर्वे करके देख लोगे, लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जो यहाँ तो स्कूल जाते नहीं है, जाते हैं तो कुछ 5वीं कक्षा के बाद, कुछ 8वीं कक्षा के बाद, कुछ 10वीं के बाद और कुछ 12वीं के बाद स्कूल से ख़त्म कर देते हैं पढ़ाई अपनी। उसके बाद स्कूल के बाद वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाते, ना जाने का कभी उनको मौका मिलना। जो तो मतलब 12th तक 80% आप कह रहे हो कि 80% बच्चे हैं जो 12th तक ही पढ़ते हैं। हाँ, अगर आपने बहुत बड़ा सर्वे नहीं करना तो हम एक उदाहरण के तौर पे लुधियाना के अंदर, जिले के अंदर स्कूल काउंट कर लेते हैं कितने। हाँ हाँ। स्कूल की मान लो गिनती है 2500, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल की। फिर हम मिडिल लेवल पे देख लेते हैं, वो गिनती कम होके 2500 से 2000 रह जाएगी। ठीक है। हायर सेकेंडरी में आएंगे तो वो 1000 रह जाएगी। तो कॉलेज तो 5-6 हैं, 10 होंगे। तो बच्चे कहाँ जाए? तो इसका नहीं इसका मतलब ऑटोमेटिकली नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है, बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो सरकार सर कुछ कर रही है कि ड्रॉप आउट रेशो कम हो थोड़ी? अगर देखो सरकार का जो मैं तो डेटा जो देती है, मेरे को तो होता है, मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली देख लो। सरकार जो कहती है, ये सरकार ने इतने सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, ये मिड डे मील है या शिक्षा अभियान है या राइट टू एजुकेशन है, तो इनका कुछ फायदा हुआ भी है? देखो मैं तो हर नागरिक को कहता हूँ कि किसी की बात में जब आप सुनो तो उसको प्रैक्टिकली चेक करके देखो, चेक करके अपना तथ्य आप निकालो। आप स्कूलों में जाओ, वहाँ पे हालात देखो, मार्केट में सर्वे करके देखो कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने अनएजुकेटेड लोग हैं, किसकी कितनी क्वालिफिकेशन है, लेबर की कितनी क्वालिफिकेशन है, लेबर की गिनती कितनी है, रेडी वालों की क्वालिफिकेशन की उनकी गिनती कितनी है,
सही बात जो है। किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी गिनती कितनी, उनकी क्या क्वालिफिकेशन, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने के लोग पढ़े लिखे हैं, कितने कम पढ़े हैं या कितने कम पढ़े हुए हैं। आपको रियल लाइफ का स्टैटिस्टिक्स मिलेगा। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चूक रही है, ये सब इन स्लम्स के बच्चे हों नहीं, उनको ऊपर उठाने में। आपको ये समझना पड़ेगा, मेरे हिसाब से दो तरीके के स्लेव्स बनाए जाते हैं, एक एजुकेटेड स्लेव्स, एक अनएजुकेटेड स्लेव्स। अब अगर हम अनएजुकेटेड की बात करें, 80% बच्चे जब हमने देख ही लिया कि भी 12वीं से आगे जाते नहीं हैं, और उनमें से बहुत बड़ा तबका अपनी आर्थिक तंगी के कारण बाल मजदूरी में 12-13 साल की उम्र में चले जाता है। जब एक बार काम में चला गया, शादी कर ली, फिर 18 साल के बाद वो वोटर है। अगर वो 18 साल के बाद वोटर है तो 80% अगर वो लोग हैं जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी गए नहीं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई उनको मिली नहीं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट उनको कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलना। पढ़ेंगे जहां से थोड़ी बहुत आपको सेंस ऑफ डेमोक्रेसी समझ आ सकती है, उसका तो कभी मौका ही नहीं मिलना। तो 80% के बाद 80% वोटे भी तो हैं, हर 5 साल बाद वोटे तो उन्होंने डालनी है, और वोट उनको पता नहीं है किसको डालनी है। वो जो फ्री उनको राशन ये पानी कह रहे हैं, और आजकल फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी, इनफैक्ट जो कि टैक्स पेयर्स की मनी से ही जा रही है, टैक्स पेयर की मनी से जा रही है, जिनको कुछ पता ही नहीं वोट की कीमत क्या है, जिनको ये नहीं पता कि सरकार वोट से बन रही है, प्रधानमंत्री उनकी वोट से बन रहा है, देश में जितने भी इंस्टीट्यूशनल चल रहे हैं उसमें जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको पावर वोटर से निकल रही है, उनको पता ही नहीं है। वो तो वोट बेच रहे हैं सर, आधे पैसों के लिए, कुछ शराब कुछ नहीं पता, उनको ये नहीं पता बेच रहे हैं, उनको नहीं पता। उनके लिए जो चुनाव होता है एक त्योहार होता है, उनको तो सिर्फ ये पता कि चुनाव में ये मिलेगा, फ्री मिलेगा, और हमने ये वोट डालेंगे। उनको ये भी नहीं पता वो बेच रहे हैं। अगर पता होता बेच रहे हैं तो इसका मतलब वोट की कीमत पता होती, तो फिर वो सही मोल लगा के बेचते। बिल्कुल बेच नहीं रहे वो, उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको ये फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लुधियाना में चुनाव लड़ा। अच्छा जी। अब क्या बात कहूँ जी, वकीलों में वहाँ पे अगर पार्टियां चलती हैं खाने पीने की, शराब की, वहाँ पे वोट डालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो मैं किसको एजुकेटेड कहूँ, किसको ना कहूँ? सर उनको तो पता है ना कि हमारी वोट की क्या वैल्यू है। किसको मैं एजुकेटेड, जो हम कह रहे हैं कि अनएजुकेटेड, उनको तो पता नहीं उनकी वोट तो की इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दो तरीके के स्लेव्स, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। सर पर किसको वोट डाले, ज्यादा बड़े चोर को या छोटे चोर को? नहीं, ये सवाल आता है। ये सवाल से अच्छा एक सवाल होगा कि हम 5 साल तक वेट क्यों करें? हम 5 साल के अंदर शहर, अपने समाज के अंदर लोगों को क्यों ना आइडेंटिफाई करें, जिनको हम प्रोत्साहन दें, आगे लाएं। हम समाज में चर्चा क्यों ना शुरू करें, वोटों को क्यों ना 5 साल जागरूक करें। चुनावों के टाइम पे ही क्यों सोचना ये? अगर हम चुनावों के टाइम पे सोचेंगे, निक ऑफ द टाइम, तो टाइम ही नहीं है। फिर आप बात करोगे बड़े चोर छोटे चोर की। लेकिन 5 साल आप क्या कर रहे हो? आपको हर वक्त जानना पड़ेगा कि मेरे को किसी ने गवर्न करना है, किसी ने मेरी वोट लेके मेरे उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, मैं पहले से जागरूक हो जाऊं। सर पर कुछ लोग तो होंगे फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज में, कुछ लोग तो होते ही होंगे जो एक्चुअल में लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप 4 बंदों के एग्जांपल दे दो मेरे को, अगर हैं तो। या वो भी वैसे ही बन जाते हैं, बता दो नाम के नाम। आप क्यों नहीं करते हो? हैं? आप क्यों नहीं आगे आके, क्योंकि हमारे लिए अगर मैं देखूं, अगर आप कह रहे हो कि सोसाइटी में से कुछ लोग हम आगे लेके आए जो कि एक्चुअल में समाज का भला करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है, जब मैंने शराब नहीं बांटनी, पैसा नहीं बांटना, अभी मैं बता रहा हूँ कि जब 80% वोटरों को इसकी वैल्यू नहीं पता, मैंने बार का चुनाव लड़ा, उनका लेवल बता दिया, तो जब लोगों को वोट की अहमियत नहीं समझ आएगी, तो सबसे पहले जरूरी है कि वोटों की अहमियत की पढ़ाई जाए। तो जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं काम कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और लोगों को प्रेरित करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ। आपको भी मैंने कहा। हाँ जी, बिल्कुल कहा। आपने कहा जी नेक्स्ट इंटरव्यू आपकी किसी स्कूल के प्रिंसिपल से होने वाली, मैंने कहा जी आपसे सवाल पूछना। आपकी रिक्वेस्ट की है। क्यों की है? क्योंकि अगर हम मिलजुल के ये नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो हमारी बातों को कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, नहीं वो तो है ही। बातों का फायदा तब है अगर हम कोई ना कोई समाधान निकाल सके और समाधान के ऊपर काम कर सके, नहीं तो टाइम पास है। सर यहाँ पे जुडिशरी का क्या रोल आता है? जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है राइट टू एजुकेशन एक बहुत बेसिक राइट है, तो क्यों नहीं मिल रही है इनको एजुकेशन? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ करती है? फिर बात आती है, चाहे आपका इन्वायरमेंट का इशू है, चाहे सड़क पे लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, रूल्स फॉलो करने का इशू है,
चाहे आपकी सफाई का इशू है, चाहे बुड्ढा दरिया का इशू है, बिल्कुल कोई भी इशू उठा लो, हर जगह करप्शन है। ये इश्यूज जो हैं सारे के सारे कनेक्टेड हैं आपकी गवर्निंग सिस्टम से, कि आपका गवर्निंग सिस्टम कौन है। गवर्निंग सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम से क्या होता है, एक तो पॉलिसी बनती है, ठीक है। दूसरा पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो पहले पॉलिसी बनाने वाले कौन है, उनको किन्होंने चुना? अगेन वही वोटर ने। वोटर को पता नहीं किसको चुनना वोटर है। को चुनना नहीं, ठीक है। फिर जो उन्होंने पॉलिसी बनाई उसको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, तो उनको फ्री हैंड दे दिया आपने। वो फ्री हैंड से सारा कुछ आपका डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि व्यवस्था में क्या कमी है। तो आपको पता चलेगा कि जब वोटर के पास सही एजुकेशन नहीं है कि लोकतंत्र क्या होता है, बिल्कुल, तो वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा। ये तो मुझे लगता है कि हर किसी को बताना चाहिए, जो एजुकेटेड है, मेरे जैसे जो हम कहते हैं एजुकेटेड हैं, उनको भी बताना चाहिए, बहुत जरूरी है बच्चों को। yes. आज मैं जैसे आपके साथ वो स्लम एरिया में गई, मैंने देखा बच्चों को, मुझे एक चीज इतनी अच्छी लगी, बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतने छोटे हैं और इस ऐसे घरों से आते हैं, फिर भी दे आर सो कॉन्फिडेंट, इतना अच्छे से बता रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। और मतलब ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बच्चे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं और इतना अच्छा बताएंगे और ऐसी चीज़ें बताएंगे जो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, शायद नहीं, पक्का ही उनको नहीं पता है। तो आपको लगता है कि ये मॉडल सारे स्कूलों को अडॉप्ट करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि ये सारे स्कूलों में होना चाहिए और स्कूलों में क्या, मुझे लगता है ये बड़ों को भी बताना चाहिए। स्कूल से शुरू होगा ना। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज और किस तरीके से हमने जो एजुकेशन हम दे रहे हैं आपकी 90% लाइफ को गवर्न कर रही है, वो शायद आपको पता नहीं है। आपने कभी शताब्दी ट्रेन में ट्रैवल किया? हाँ जी। अच्छा, जब आप खाना खाते हो घर का, कौन डिसाइड करता है कि आज आपने क्या खाना है? सर पहले तो मतलब घर में मैं डिसाइड कर रही हूँ मोस्टली, जो आपको पसंद है वही बनाओगे। हाँ जी, हाँ जी। आपने सामान कुछ बाजार से खरीदना है, वही खरीदोगे जो आपको पसंद है। बिल्कुल, किसी की मर्जी का सामान अपने पैसे देके तो नहीं खरीदोगे, नहीं, है ना। कभी आपने सोचा कि आपकी जिंदगी को सरकार कितना गवर्न कर रही है? आप शताब्दी में ट्रैवल करते हो, पैसे आप खर्च करते हो, सरकार डिसाइड करती है कि आपने समोसा खाना कि कचौरी खानी है। कभी सोचा आपने? हमारी सरकार कहाँ तक लाइफ रेगुलेट कर रही है आपको पता नहीं चल रहा। आपके भाई बहन के रिश्तेदार वो डिसाइड कर रही है कि क्या बंटवारा होगा, कैसे होगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सरकार तय करती है, दोस्तों मित्रों के रिलेशनशिप सरकार तय कर रही है, लॉ बना के। तो सारा कल्चर, सारी सोसाइटी, सारी लाइफ वो गवर्न कर रही है आपकी, आपको पता नहीं है हमें। तो उस सिस्टम की नॉलेज नहीं हमें, तो हम वो 90% जो लाइफ सरकार गवर्न करे उस 90% टाइम की नॉलेज दे रहे हैं हम। 10% लाइफ आपकी क्या बची? घर में बैठ के मेडिटेशन कर लो बस। धर्म में तो इंटरफेरेंस है सरकार की। हाँ, जबकि हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है, तो आइडियली जब धर्म में इंटरफेरेंस है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो पता नहीं कब से तो चल रहा है। कहां तक सरकार घुस चुकी है आपकी मानसिकता कंट्रोल करने के लिए? आपको भी रियलाइज तो करो। तो उस सारे विषयों की पढ़ाई जो है वो हमारे इस बुक में है सारी, जिससे कि जो 90% लाइफ को आपकी गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसके प्रति आप सचेत हो जाओ कि उनकी अकाउंटेबिलिटी ठहरा सको कि आपकी लाइफ को गलत ना रेगुलेट करें। चाहे मैं कहता 100% करें, पर ठीक तो करें। और अपनी जिम्मेदारी भी तो बताएं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। सड़क पे नागरिक सड़कों पे गिरे हुए हैं, गली कुच्चों में इतने लोग मिलेंगे जिनके पास बीमारी के लिए इलाज के पैसे नहीं है, और हमारे मंत्री हमारे टैक्स के पैसे से हवाई जहाजों में सैर कर रहे हैं। होर्डिंग्स बहुत सारी, सर देखो कितना करोड़ों का रुपया लगा रहे हैं। होर्डिंग से क्या होगा? जो होर्डिंग लगाने वाला है वो अमीर आदमी पहले से, उसको आप और अमीर बना रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। गवर्नमेंट खुद की पब्लिसिटी कर रही है, कुछ लोगों में पैसा घूम रहा है ना, टैक्स पेयर का पैसा सारा, और गरीबों को कुछ मिल नहीं रहा। सर आज जहाँ जाके आए हैं तो इतना बुरा हाल है वहाँ पे, तो मुझे लगता है जितनी होर्डिंग्स लगा रखी हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर थोड़ा सीवरेज का सिस्टम, थोड़ा रोड बना दे, थोड़ा अच्छा बना दे उसको, तो कितनी बीमारियां कम हो सकती हैं, उनकी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है। तो हर चीज में ही है ना कि अगर सरकार सिंसियर हो, सिंसियर लोग सरकार में हो,
सिंसियर काम करें तो हर चीज़ इंप्रूव हो जाएगी। वो तो हर चीज़ इंप्रूव हो हर जाएगी। चीज़ improve हो जाएगी। बात है कि वो सिंसियर लोग है ही नहीं है। जब सिंसियर लोग नहीं है तो सारा चीज़ खराब करी जा रहे हैं अपने लालच में। सभी रिसेंटली परसों की बात है शायद कि एक धनबाद आईआईटी में एक डेली वेजर के बेटे को उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया बिकॉज उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि 18,000 रुपये की फीस नहीं थी। 18,000 रुपये फीस। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा कि इसको एडमिशन दो, भाई पैसे नहीं है तो। सुप्रीम कोर्ट से सवाल करो आप, सिर्फ एक ही बच्चे की बात करोगे? हाँ वही बाकियों की बात क्यों नहीं करोगे? कितने बच्चे ऐसे होंगे? ये तो एक केस सामने आया है, बट ऐसे एक केस हाईलाइट करके आपने दिखा दिया जी हम ये कर सकते हैं, आपने वाह खट ली। तो जो बाकी करोड़ों बच्चे सड़कों पे कबाड़ उठा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या चुप क्यों बैठी है? मैंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने कहा जी आपने किस ईयर में लिख दी आपने? पिछले साल की बात है। अच्छा जी। कि जी आप जो है स्पीच देते हो कि डेमोक्रेसी है, ये है। मैं क्या डेमोक्रेसी के एजुकेशन के लिए ऑर्डर पास कर दो आप। तो क्या है ना कि हमारा सारा का सारा सिस्टम अज्ञानता की वजह से, लोगों की अंदर कैपेसिटी बिल्ड ना होने की वजह से लोगों ने लोकतंत्र भूल गए कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र के अंदर हम तानाशाही सिस्टम में रह रहे हैं, जिसने एक ऑर्डर पास कर दिया हमें मानना पड़ रहा है। हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे। विरोध करें तो ये विरोधी हैं। खुद की नई कार्स आ रही हैं, पॉलिटिशियंस की सैलरीज बढ़ रही हैं, उनको फ्री और बहुत अच्छे तो होता ही जा रहे हैं। समझे नहीं? जब तक वही लॉ बना रहे हैं, वही अपने लिए कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी बिना सही एजुकेशन के फिक्स हो ही नहीं सकती। तो लोकतंत्र, ये जो एजुकेशन बनाई, ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है जो हमारे संविधान के ऊपर बेस्ड है, लोकतंत्र के ऊपर बेस्ड है, हमारे सिस्टम के ऊपर बेस्ड है कि सिस्टम की नॉलेज लोगों में बांटो। सिस्टम की नॉलेज बांटो। अब अपने बच्चों को मिले हो, आप देखो कि उनको सिस्टम की नॉलेज है। हाँ सर, छोटे छोटे बच्चों को, मतलब मैं देख के हैरान हूँ कि इतने छोटे बच्चे किस तरीके से वहाँ पे किस सिनेरियो में पढ़ रहे हैं सर। वो उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी बात है। और जो का स्टाफ है, देखा मैंने कि कोई MBA करी हुई है, कोई इंजीनियरिंग करी हुई है, इतना क्वालिफाइड स्टाफ आपने रखा हुआ है। तो और वो भी इन बच्चों के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, बिना डेडिकेशन के ये काम नहीं हो सकता सर। हाँ। जिस तरीके से आप करा रहे हो बिना डेडिकेशन के तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसी तरीके से जो भारत के बाकी जगहों पे लोग एसोसिएट हुए हमारे साथ, वो भी बड़े सिंसियर लोग हैं। हाँ। कोई आर्मी से रिटायर है, कोई कहाँ से रिटायर है, जिनको लगा कि हमने अपने लेवल पे शिक्षा बांट ली, वो बांट रहे हैं। क्योंकि सर दान देना फिर बहुत ईजी है मुझे लगता है, हालांकि वो भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, बट अपना टाइम देना, डेली टाइम देना, ऐसी जगह पे जाना, वहाँ पढ़ाना, ये बहुत मुश्किल काम है। आपको कठिनाइयाँ सर मतलब अभी तक फील होती हैं कि? तो हर रोज का चैलेंज है, एवरी मिनट का चैलेंज है। जब भी अपने बच्चे से इंटरेक्शन करना तो चैलेंज है। आपने भी आज देखा कैसे एक लेडी आई, वो कह रहे हैं कि मैरिज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। वो कह रहे हैं 2 महीने हमने जाना है। तो आपने इनफैक्ट पूछा भी कि देखो अब आपको क्या इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ाई इम्पोर्टेंट है कि शादी इम्पोर्टेंट है? वो कह रहे हैं जी शादी इम्पोर्टेंट है। तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि 2 महीने बच्चा पढ़ाई ना करे। हाँ, और 2 महीने पढ़ाई नहीं करेंगे। अब 2 महीने के भी बोला है, 2 के 4 भी हो सकते हैं। 2 के 4 भी हो सकते हैं। They don't know when they will come back। वो जो ब्रेक होएगा पढ़ाई का, जो हमारे सारे एफर्ट्स है वेस्ट हो जाएंगे, हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा हमारा रेगुलर प्रॉब्लम है। ये तो पेरेंट्स को मनाते कैसे हो आप? मतलब मुझे नहीं लगता कि ये पेरेंट्स, क्योंकि जब बच्चे आपके पास पढ़ने आएंगे ऑब्वियसली वो वहाँ जाके वो रैग पिकिंग नहीं कर सकते हैं, वो पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो एक तरफ उनको पेरेंट्स को लगता है कि ये पैसे भी नहीं कमा रहे हैं और ये पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज होता है पेरेंट्स को समझाना। बहुत चैलेंजेस है, मल्टीपल चैलेंजेस हैं, और उसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है। हमें उस टाइम की साइकोलॉजी देखनी पड़ती है ऑन द स्पॉट। ओके, कि अब इसको कैसे डील करना है। ओके, हम कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं बना सकते। हमें मूड को देखना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस को देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली बातचीत करके निपटारा करना पड़ता है। ओके, तो बच्चे सर कितने साल तक आते रहते हैं आपके पास? देखो मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया कि 4-5 लड़कियां हैं जिनको हम 18 साल तक शादी के लिए रोक पाए। पढ़ती रही और उनकी एजुकेशन का लेवल बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही ऊंचा। सो मच के एक लड़की को मैंने एज अ टीचर इनरोल किया। ओके, उसके लिए एक प्रोजेक्ट लगा के दिया, अभी तुम पढ़ाओ, सैलरी उसको देनी शुरू कर दी थी। ओके, उसने थोड़ी देर पढ़ाया, फिर वो वापस माहौल में वापस चली गई। हमने 5-6 बच्चों को इस प्रोसेस में टीचर बनाने की कोशिश की। एक मैरिड लेडी थी, उसको टीचर बनाया, पर
इनके अंदर वो इंक्लिनेशन नहीं आती, इनको लगता है कि जो ये इनका ट्रेडिशनल काम है वो इनके लिए अच्छा है, तो हमारे लिए ये अच्छा है कि जितनी भी एजुकेशन ले रहे हैं तो लेने दो। हाँ, इसलिए हम रिस्ट्रिक्शन कम नहीं से कम लगाते, वो थोड़ी अवेयरनेस तो आएगी। अवेयरनेस आएगी, दे विल डेफिनेटली नो व्हाट डेमोक्रेसी मीन्स, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए बेटर कर पाएंगे। बच्चों के लिए बेटर करेंगे। तो सर मतलब लड़के जल्दी ड्रॉप आउट करते हैं या लड़कियां जल्दी ड्रॉप आउट करती हैं आप? लड़के, तो गलत संगत में रहने की हाँ, वजह से। क्योंकि जब चाइल्ड लेबर में शुरू हो जाते हैं तो लड़कियों को तो घर का ही काम करना होता है जनरली, ठीक है। या माँ के साथ काम पे जाना होता है। लड़कों को कहीं बाहर काम पे जाना होता है, कहीं पे किसी के अंडर काम सीखने चले गए तो वो कंपनी उसकी चेंज हो जाती है, उसका घर का माहौल नहीं रहता, माहौल नहीं रहता। तो फिर वो बाहर की कंपनी का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो लड़के जल्दी छोड़ जाते हैं और काम पे लग जाते हैं, पैसे कमाने लग जाते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और सर स्टार्टिंग एज क्या है बच्चों की एनरोल होने की? हमारे पास जैसे बच्चे, क्योंकि अब रेगुलर प्रोजेक्ट चल रहा है, माँ को लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया, कई बार तो इसलिए भी छोड़ जाते हैं कि चल मैं काम पे चले तो बच्चा ही अपने आप संभाल लेंगे 2-3 घंटे। मैंने देखा छोटे मतलब बहुत ही 1 साल का बच्चा भी था, एक लड़की थी छोटी सी। हाँ, वो इसलिए थी 1 साल की क्योंकि जो बड़े बच्चे उनके पास माँ जिम्मेदारी देती है कि तुमने छोटे बच्चों का ख्याल रखना है। अब बड़े बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि अगर वो नहीं रखेगी तो माँ की तूने पढ़ने नहीं जाना, पढ़ाई उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्योंकि तूने घर पे रहना है। फिर हमें लगता है कि उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, हम कहते हैं चल तू वो छोटे बच्चे को भी स्कूल ही ले आ। तो सर ये सारा खर्चा जो है, चाहे वो टीचर्स की, जो आपने टीचर्स हायर करे हुए हैं उनकी सैलरी हो, या बच्चों को बेसिक यूनिफॉर्म या कॉपी पेन या बुक्स देनी हो, तो ये सारा खर्चा कौन करता है? देखो, जब ये मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये मैंने बताया कि मेरी किताब से शुरू हुआ था असमानता के ऊपर लेके। ठीक है। नहीं, मैं व्यापारी था, बिजनेसमैन था, हाँ। पर असमानता का शिकारी भी था, तो ये मेरा अपना एक मिशन था, तो मैं अपने मिशन की तरफ चल रहा हूँ, तो इसलिए वो मिशन मेरे को पूरा करना है, तो मेरे को ही जो भी चीज़ अरेंज करनी है। ये बाकियों का मिशन नहीं है, ठीक है, बाकी लोगों का मिशन नहीं है, इट्स माई मिशन, राइट। तो इसके रिसोर्सेज मेरे को जनरेट करने हैं। जब बाकी लोगों का मिशन बन जाएगा, जब लोगों को समझ आ जाएगी कि देश को बदलना है, असमानता को दूर करना है, तो इसको मिशन बना लेंगे। मेरे को कोई कहता है कि कुछ ले लो, मैं कहता हूँ देख भी तेरे को ये मिशन है तो तू कर ले, कॉपी कर ले, एक नया प्रोजेक्ट लगा, पढ़ाने के लिए टाइम भी चाहिए, फिर तो मिशन होगा तो करेगा ना, मिशन नहीं है तो फायदा नहीं है। तो अगर आपको कोई से डोनेशन देना चाहता है या कुछ देना चाहता है तो मैं लेता नहीं। ठीक है, तो सारा खर्चा आप ही उठा रहे मैं और मेरे कुछ ऐसे लोग जिनको मैं मना नहीं कर सकता था, जो आपके फ्रेंड्स बहुत जो close? बहुत ही क्लोजली मेरे को जानते थे, कुछ ठीक है। जिनको मैं मना नहीं कर सकता था, ना कर पाता हूँ, हाँ। सो दे कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट। वो भी उनको लगता है कि भी हमने तो कहीं ऐसे कर रहे थे, ऐसे करके, इससे बढ़िया काम नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो दे आर देयर, बट वंस वी स्टार्ट एक्सपेंडिंग हम तब करेंगे जब लोगों को इसके बारे में समझ आएगी। ऐसे दिखाने के लिए हमने नहीं एक्सपेंड करना। मैं समझ गई। अगर कोई वाकई जिसको लगेगा कि भी देश बदलने के लिए शिक्षा जरूरी है, और जो अपना सही शिक्षा जरूरी टाइम, है, एनर्जी, टाइम ना दे, टीचर रखे, टीचर को तनख्वाह रखे, टीचर्स के। हाँ, अब जैसे मैंने बताया कि 300 प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में, देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच आर नॉट रन बाय द पीपल देमसेल्व्स, दे हैव एम्प्लॉयड टीचर्स, वी हैव ट्रेन्ड देम। ओके। हाँ, ट्रेनिंग हमने दी है उनको, और अभी भी वो टीचर्स हमारे कांटेक्ट में हैं। ओके। जो प्रोजेक्ट्स रनिंग में है, तो उनकी सैलरी, उनका खर्चा वो बिजनेसमैन देते हैं जो चला रहे हैं वो प्रोजेक्ट। ओके। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनका भी एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो। ओके। तो वो भी उन्होंने अपना आगे एक स्टाफ एम्प्लॉय कर रहा है। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? देयर आर अबाउट 300 इन इंडिया। ओह, दैट्स ग्रेट। ठीक है। और सर आपको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट से भी? देखो, वो तो बड़े छोटे, लोगों का प्यार, लोगों की जो दुआएं हैं, सबसे बड़ा अवार्ड है। हाँ, नहीं वो तो है सर, बस वो तो उसके, अब आपने बुलाया तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है। नहीं सर, खैर मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ, बट इतना सौभाग्य नहीं होगा मेरा रहा, मैं कहूँगी कि वहाँ पे आके जो मैंने आज देखा तो बहुत ही अच्छा लगा और लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। आप दूसरों की लाइफ चेंजिंग के लिए लोगों को बताइए। बिल्कुल सर। क्योंकि अगर हम देखो, सारा पर्पस ये काम का, जब तक हमारी उम्र है, कब तक हम रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे पता नहीं है, तो अगर आपको चीज़ ठीक लगी है तो बड़ी हमारी ड्यूटी बन जाती है कि इट बिकम्स अ मिशन फॉर यू। बिल्कुल। मिशन डज नॉट मीन कि आप जाके पढ़ाओ, मिशन मीन्स अवेकन द पीपल इन योर सोसाइटी। अवेयरनेस फैलाना भी। अपने
दोस्तों, मित्रों, हाँ, भाइयों, बहनों को बिल्कुल। बताना भाई देश नहीं बदला जाएगा इसके बिना, हाँ। और यही समाधान है। उनको उनके दिमाग में डालना कि ये समाधान यहाँ पे है। हम्म, कम से कम उनको एग्जाम बताओ तो सही ना, बताए तो सही। फॉलो करना नहीं बात, हाँ हाँ, उनके दिमाग में ये बात तो हो कि ये भी समाधान है। ये भी समाधान है। ठीक है। सर, हमारे कोर्ट्स में बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, अबाउट 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। तो इतना डिले क्यों हो रहा है? हमारे जज कम है, वकील कम है, क्या रीज़न है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो प्रोसीजरल डिलेज, प्रोसीजर्स हमारे कुछ इस तरीके के हैं जिसमें बहुत डिले होता है। जैसे मान लो आपने जुरिस्डिक्शन का इशू है कि वेदर पर्टिकुलर कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन और नॉट। ठीक है। अब 8-8 साल लिटिगेशन चल जाती है, जब फैसला आने वाला होता है तो पता चलता है जी ये जुरिस्डिक्शन में केस लाई करता ही नहीं था। तो ये सब पहली हियरिंग में नहीं पता चलता? नहीं चलता क्योंकि प्रोसीजर्स ऐसे हैं। सो अच्छा। प्रोसीजरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, बहुत सारी फॉल्स लिटिगेशन है। फॉल्स लिटिगेशन है मैटर्स को डिले करने के लिए। मान लो कि किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी आ रही है, ठीक है। वो सोचता है कि अभी तो मैं पे कर नहीं पाऊंगा, हम्म वो कहते हैं इसको चैलेंज कर देते हैं फिलहाल, हम्म देखी जाएगी क्या होगा। हम्म। तो लिंगर ऑन करेगी, हो सकता है तब तक उसके पास रिसोर्सेज आ जाए, कोई सॉल्यूशन निकल आए। हाँ। सो उस तरीके की भी होती है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स। इनकैपेसिटी ऑफ जजेस भी फैक्टर है। अब आप अखबारों में पढ़ते रहते हो कि इस जज को डिसमिस कर दिया, इसको कर दिया। तो ये सारे चीज़ें हैं। मेरा जो मानना है, मेरा अपना मानना है कि लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर जब तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो दिमक खा जाएगी। तो जुडिशरी को भी धीरे धीरे दिमक खा रही है। जैसे बाकी सारे करप्ट हो गए, जुडिशरी भी करप्शन की तरफ जा रही है। जब तक जनता जो मालक है वो जागरूक नहीं होगी, मालक सोया हुआ है तो नौकर चोरी करेगा, ये हो रहा है। से एक मन में बड़ा ख्याल आता है कि कभी कभी फाइन भी कोर्ट कर देती, तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही मिनिमल फाइन होता है जो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या सही है आपको लगता है कि? तो ये सारी की सारी व्यवस्था निर्धारित करते हैं पॉलिटिशियन। लॉ मेकर्स आर दी लेजिस्लेटर्स, जुडिशरी इज नॉट द लॉ मेकिंग बॉडी। जुडिशरी को तो ये देखना है कि लॉ में क्या लिखा है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली अगर जो ऑफेंस है, ऑफेंस के अकॉर्डिंगली जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली उसने फैसला सुनाना है। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटर्स की है जिनको हम चुनते हैं। फिर वोटर की बात आ जाती है। तो मतलब बेसिकली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतना बड़ा आदमी है और वो इतना कम फाइन दे रहा है, और सिमिलरली वहां पे एक बहुत ही गरीब बंदा है वो भी उतना ही फाइन दे रहा है। तो ये कोई तुक नहीं बनती है बिल्कुल भी। वो मैं कह रहा हूँ, जो देखो कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से या जितनी उसके नाम है कुछ उसका परसेंटेज हो तो हर बंदा उस हिसाब से दे तो बेटर है। यहाँ पर भी अगर आप देखो, आप ध्यान से देखो तो आप समानता या असमानता की बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो आप मानते हो कि कुछ लोग कैपेसिटी से इतने कमजोर हैं कि वो पे नहीं कर सकते, हाँ। कुछ कैपेसिटी से बहुत मजबूत हैं, वो पे कर सकते हैं पर उनसे लिया नहीं जा रहा, है ना। तो असमानता बढ़ेगी। तो बात फिर असमानता के इशू आता है। असमानता को खत्म करने के लिए मैंने किताब लिखी है, रिस्टोरिंग द बैलेंस। अच्छा, जो कब रिलीज होगी सर? बहुत जल्दी होगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया पर होएगी जल्दी। और अगर आपकी बुक लेनी हो तो कहाँ से मिलती है सर? जब वो रिलीज हो जाएगी तो हमारी एक वेबसाइट बन रही है, उसके अंदर ही मिलेगी। उसके अंदर मिलेगी। हाँ। ठीक है सर। सर, आपने बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट में केसेस फाइल करे और जीते भी, तो कुछ उन केसेस के बारे में बताइए। एक तो आपने करा था कि जो ये टोल टैक्स है, ये टोल प्लाजाज हैं, यहाँ पे 3 मिनट से ओवर अगर कोई रुकता है तो वो नहीं पे करेगा, तो प्लीज उसके बारे में बताइए। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जितने भी पब्लिक रोड्स हैं उस सब के ओनर हम सब लोग हैं। बिल्कुल। तो मैं भी ओनर हूँ, आप भी ओनर हो। एक बंदे को हमने कंट्रोल दे दिया। पहले तो पब्लिक अथॉरिटी के पास कंट्रोल था, गवर्नमेंट के पास, अब हमने प्राइवेट हाथ में दे दिया। अब प्राइवेट हाथ को देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा जी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, तो उसके लिए पैसा पे करोगे। एक तो मेरी रोड, उसी को यूज करने के लिए मैं पैसा पे कर रहा हूँ। पैसा पे करने के बाद मेरे को सुविधाएं ना मिले बल्कि असुविधाएं मिले, बिल्कुल, तो वो चीज़ मेरे को खड़क गई। मैंने कहा ये कि अभी मैं टोल फीस भी पे करूँ और लाइन में भी लगूँ, और इतनी लंबी लाइन में सारे टोल, जैसे अगर दिल्ली भी जा रहे हैं या 4 टोल आते हैं।
सर हम देहरादून गए, मुझे तो लगता है 7-8 आ गए हैं, हाँ देहरादून तक आगे होंगे, आगे आते है ना। हैं। तो आप इतना अमाउंट पे कर रहे हो, एंड टू पे द अमाउंट, पेइंग द अमाउंट हैड बिकम अ हैरासमेंट, कि आप आधा आधा घंटा लाइन में खड़े हो। तो फिर आई स्टार्टेड टेकिंग द एक्शन कि भाई ये क्या सिस्टम है कि मैं पे भी करूँ, कोई तो टाइम सीमा होएगी ना, कब तक पे करना है। ये थोड़ा कि मैं 2 दिन रात को सोया रहूँ, है ना। तो सुनवाई नहीं थी, कोई सुनने वाले सही नहीं थे। टोल मतलब कोई इनका टाइम लिमिट नहीं है, ये तब नहीं था। फिर मैंने जब एक्शन लेना शुरू किया, हाँ। सबसे पहले मैंने कंप्लेंट फाइल की, कंप्लेंट के बाद फिर मैंने आरटी एप्लीकेशंस लगानी शुरू की, आरटी के थ्रू निकल के आया। फिर मेरे को इन्होंने रिटर्न में क्लियर दे दिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कि अगर आपकी गाड़ी 3 मिनट से ज़्यादा टोटल वेटिंग टाइम, टोटल इंक्लूडिंग 15 मिनट्स टाइम है फॉर पेइंग द टोल फीस, लाइन में 2 मिनट 30 मिनट्स, तो एक्चुअली 3 मिनट, पौने 3 मिनट बनते हैं। अगर पौने 3 मिनट के अंदर फ्री नहीं निकल पाते वहां से, तो आपकी गाड़ी फ्री जाएगी। तो लिख के दे दिया मेरे को। ओके। हाँ तो वो नहीं सर, ये भी है कि जैसे आज नई रोड बन गई, टोल प्लाजा वहां पे उन्होंने सेट कर दिया, तो वो 2-3 साल तक टोल लेगा हमसे, कब तक लेता रहेगा? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। आप जब टोल रोड बनती है तो गवर्नमेंट एक टेंडर फ्लोट करती है। ओके। तो जो बिड पार्टिसिपेशन होती है उसके अंदर उनका टेन्योर होता है। जैसे ये नेशनल हाईवे 44 जो पहले नेशनल हाईवे नंबर 1 होता था, हाँ जी, दिल्ली हाँ जी, टू लुधियाना, दिल्ली टू अब लुधियाना। नेशनल 44 हो गया। इसका जो सोमा को कॉन्ट्रैक्ट 2009 में मिला था, वो 15 ईयर के लिए था, 2024 में खत्म होना था। अच्छा। तो 15 साल का था वो कॉन्ट्रैक्ट, तो 15 Okay. साल के लिए उन्हीं के पास थी। तो ऐसे हर जितनी भी सड़कें हैं जिनका भी ठेका दिया तो जाता अब खत्म नहीं होगा वो टोल? नहीं, अब 2000 टोल खत्म होना गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसाइड होनी क्योंकि है। वो रोड को जितने पैसे बने, लगने में बने, ऊपर उसकी मेंटेनेंस के लिए लगे या जो भी है, वो तो कब के पूरे हो जाते हैं। वो ऐसा है ना, बात वही आती है कि गवर्नमेंट कौन बनाता है? लोग। गवर्नमेंट के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे गवर्नमेंट में बैठते हैं। अगर उनके पास चेक नहीं है तो वो व्यापारी बन जाते हैं। वो लोगों की वोटों का सौदा करके व्यापारी बन गए, उनको तो पैसे कमाने का मौका मिल गया। अगर लोग नहीं रोला डालेंगे तो पॉलिसी कैसे बदलेंगे? अब देखो ना, कितने मंत्रियों को आपने सुना होगा, एक मेंबर पार्लियामेंट भी जाके लाडोवाल टोल प्लाजा पे बैठ गया था कि बंद करो बंद करो। अब वो मंत्री भी बन गया, वो तो बंद नहीं करा पाया। सीएम ने स्टेटमेंट दी थी, मैं ये थोड़ी देर में लाडोवाल टोल प्लाजा बंद करा दूंगा। अब सीएम के क्षेत्र में आते ही नहीं वो बात, वो नेशनल हाईवे का है, वो तुम स्टेट के सीएम हो, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आती नहीं बात। तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, लोग इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। सर एक पूछना था, जैसे कभी मैं कोर्ट नहीं गई हूँ, बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ऐसे खड़े होके बोलते हैं कि माय लॉर्ड जज को, या क्या बोलते हैं? नहीं देखो, नॉर्मल स्टैंडर्ड है सर बोलना। सर बोलना, हाँ। तो माय लॉर्ड जो है वो ब्रिटिशर से चला आ रहा है, वो ब्रिटिशर से चला रहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि माय लॉर्ड मत बोला करो, लेकिन वकील ही नहीं मानते। वो प्लीज करने की जो एक आदत है, मानसिकता से गुलाम है। आपने इसके लिए भी करा ना कि मैंने करा था कि भी मेरी क्वालिफिकेशन और जज की क्वालिफिकेशन दोनों की लॉ की डिग्री है, बोथ आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। राइट। हमारा किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम सोसाइटी के लोगों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। तो मेरी डिग्निटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मेरे को लेस देन इक्वल डिग्निटी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके लिए मैंने केस कर दिया। ह्यूमन राइट का इशू बन गया वो, कि आप कि खड़े नहीं होके वकील, हमारी मर्जी होनी चाहिए कि हम खड़े या बैठे। अगर जज के पास ऑप्शन है टू सिट एंड स्टैंड, वी शुड हैव आल्सो द सेम ऑप्शन, सिट एंड स्टैंड। तो अब आप कैसे केस लड़ते हो फिर, बैठ के? नहीं, अभी तो प्रोविजन है नहीं, डायरेक्शन हुई है नेशनल हाईवे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मैंने पूछा भी डायरेक्शन होगी क्या क्या, उन्होंने कहा जी वकील की मर्जी है, खड़ा होना खड़ा हो जाए, बैठना बैठ जाए। तो जज अफेंड हो जाते हैं? अब जिन्होंने अफेंड होना, जिन्होंने ईगो बना रखी है, क्योंकि हमारे सिस्टम ने उनको इतनी ईगो दे दी है। सारे पब्लिक सर्वेंट है, एक छोटा सा पुलिस वाला एसएचओ ले लो, वो कौन सा सुनता है आपकी बात? नहीं, कोई नहीं सुनता। फिर इनको हमने ब्रिटिश सिस्टम के सिस्टम से चला रहे हैं इनको। इन्होंने पावर के नशे में इतने वो अंधाधुंध हो चुके हैं कि आम आदमी को तो सुनते ही नहीं है। तो लोगों को जागृति के बिना ही हटेंगे नहीं। सर एक आपने डंप जो था, एक जहाँ पे आप पढ़ा भी रहे हो अभी, तो उसको भी हटवाया, तो आपको कितना टाइम लगा उसके लिए? देखो, वो प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ पर इतनी बदबू आती थी, इतनी गंदी बदबू आती थी कि लोग वॉमिटिंग करते थे, मोहल्ले वाले सारे परेशान थे। तो फिर मैंने उसको लिटिगेशन में डाला, प्रोसेस स्टार्ट किया, कॉर्पोरेशन के साथ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मैटर टेकअप किया, फिर स्टेट
इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक गया, जाते 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 इट बिकेम हेल्थ इशू, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन, राइट टू लाइफ विद हेल्दी इन्वायरमेंट बिकेम एन इशू। तो करते करते अल्टीमेटली कॉर्पोरेशन के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया, फिर उन्होंने राइटिंग में वो डंप बंद किया। कितना टाइम लगा आपको? 2 साल लगे। 2 साल? हाँ, वो भी तब मैं वकील हूँ। तो आम आदमी जो है सर, आम जो जनता है, वो किस तरीके से जाए वो अपना काम छोड़ के? मतलब अगर हम किसी आदमी को, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरीके से लड़े? इसलिए मैं ना ये जो बेसिक एजुकेशन हम दे रहे हैं, वीडियो सीरीज बना रहे हैं एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज के ऊपर, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहे हैं, पढ़ो वीडियोस देखो। हम लोगों को, आम लोगों को बताना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चलती कैसे है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है, कैसे है, ये हम बता रहे हैं। लोग पढ़े सुने समझे तब उनको सब पता चल जाएगा। तो सर अगर ये भी सोचता है कि एक तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, आम आदमी की बात करूं चाहे मैं भी हूँ, इसलिए तो, उसको नॉलेज नहीं है। अगर सही नॉलेज होगी, वेस्ट होगा, अच्छा पैसे लग जाएंगे मेरे, पहले ही मैं बड़ी मुश्किल से पैसे कमा रहे हैं हम, मेरे पैसे, वकील सारे पैसे खा जाएंगे। ऐसा वकील की जरूरत नहीं है ना जी, अगर आपके पास खुद नॉलेज है तो आपको वकील की जरूरत नहीं है। ओके, वकील की जरूरत आपको कोर्ट में पड़ेगी। कोर्ट, ये जो काम है ये डिपार्टमेंटल काम है। अच्छा, इसमें आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है? इसमें कोर्ट में थोड़ा जाना है, जब डीसी की जिम्मेदारी है, अब डीसी को बोलो, डीसी का काम थोड़ा ये थोड़ा कि बंद दफ्तर, डीसी के ऑफिस के बाहर भी बहुत देर लगानी पड़ती है। नहीं, वो इसलिए क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है ना जी। मतलब डीसी का दरवाजा ही नहीं खुद बंद होना चाहिए, खुला होना चाहिए। लोकतंत्र है ये कोई वो तानाशाही सिस्टम थोड़ा है, अंग्रेजों का राज थोड़ा है। लोकतंत्र, लोगों की पावर है, तो डीसी की कैसे हिम्मत हो जाएगी बंद करने, क्योंकि हमें लोकतंत्र की नॉलेज ही नहीं है। ये तो सारे दफ्तर में जितने स्टाफ बैठे हैं ये तो पब्लिक में होने चाहिए, पब्लिक सर्वेंट हैं ये। हाँ, बोलते तो पब्लिक सर्वेंट ही है, तो फिर पब्लिक में क्यों नहीं रहते? पब्लिक उनकी सर्वेंट बनी उल्टा। सर एक आपको एम्बेसडर बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो क्या अभी भी आप उनके एम्बेसडर? अभी भी 2019 से एम्बेसडर हूँ इलेक्शन कमीशन का। तो उसमें क्या आपकी रहती है? देखो, मैं इसलिए इस दिलचस्पी से बना था कि उसमें ना वोटर एजुकेटेड प्रोग्राम रहता है, वोटर को अवेयरनेस करने का। ठीक है, पर वो इतना कोई इफेक्टिव ये काम करते नहीं, सिर्फ इलेक्शनों के टाइम पे करते हैं। ओके, तो वो सत्रह की काम होता है, अगर 5 साल ये भी करें तो वोटरों को एजुकेट करें तो शायद वोटर जागरूक हो जाए। ओके, पर करते नहीं। पर मैं तो अपनी ड्यूटी मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो डेली कर रहा हूँ। वो तो हाँ, मैं तो यही काम ही कर रहा हूँ। सर आपने येल यूनिवर्सिटी में भी जाके लेक्चर दिया, हाँ जी। वहाँ पे किस बारे में लेक्चर दिया था आपने? देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिस्ट्रेस चिल्ड्रन, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है या जो सप्रेस्ड हैं, ओप्रेस्ड हैं, उनके बारे में कॉन्फ्रेंस से अलग अलग कंट्रीज के लोग आ रहे थे, अपने विचार शेयर कर रहे थे। तो मैंने भी किया, तो आई शेयर्ड द कांसेप्ट ऑफ माय एजुकेशन। तो वहाँ पे क्या रिस्पांस रहा? जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लोग आए थे, उनको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला मेरे को। दे अप्रिशिएटेड दिस कांसेप्ट ऑफ एजुकेशन। एंड कुछ कंट्रीज में जैसे कीनिया है, नाइजीरिया है, ओके, ऐसे कुछ कंट्रीज में ये मेरी बुक पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। ओके, तो हमारे आपने यहाँ नहीं ट्राई करा सर, इंडिया में या पंजाब में? हमारे इंडिया में हम तो पढ़ा ही रहे हैं, 300 प्रोजेक्ट हैं। गवर्नमेंट को मैंने अप्रोच किया हुआ है। नहीं, कि स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस हो? हाँ, आई अप्रोच दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ओके, पर कुछ देर वो मेरे इस बुक के ऊपर रिपोर्ट बन के आई पंजाब गवर्नमेंट की। अच्छा। कि अगर ये बुक विद्यार्थियों को लागू हो जाए तो बड़ी लाहेवंद साबित होगी। पंजाबी च रिपोर्ट बन के आई हुई है, ऑफिशियल रिपोर्ट। ओके, कि लाभदायक होगी, लाभदायक होगी। एंड देन आई गेव अ रिप्रेजेंटेशन कि आपकी रिपोर्ट है कि लाहेवंद होगी, तुसी इंप्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे सारे हाथ खड़े कर देते हैं, ये मेरे क्षेत्र में मेरे नहीं आता। किस आप मतलब कहोगे कि किस ग्रेड से स्टार्ट होनी चाहिए? ये तो ए ग्रेड से शुरू होनी चाहिए। बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाओगे या ए फॉर एडमिन पढ़ाओगे, वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। ग्रेजुअली एज द चाइल्ड ग्रोज। अगर आपने ये बुक पढ़ा दी कॉन्सेप्ट के साथ, ना समझे तो वीडियोस देखो हमारे। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर आपने पढ़ ली, समझा दी, तो आपने समझ लो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो रेलिवेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपने बच्चों को स्टार्टिंग में सिखा दिया। स्टार्टिंग में 8वीं की उम्र तक सिखा दी है बस आपने, तो उनका बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया। उसके बाद वो जो मर्जी करें। सर आगे का आपका क्या मतलब प्लान क्या आगे का नेक्स्ट स्टेप है मेरे को बुक लॉन्च करनी है, रिस्टोरिंग द बैलेंस। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का कोई सिस्टम बने। ठीक है, तो वो मेरा इमीडिएट प्लान है। वो आपके वही है कि इनइक्वालिटी जो है समाज में, उसके बारे में? सिर्फ इनइक्वालिटीज़ की बात नहीं है, उसमें तो सारा कुछ ही जुड़ गया है। क्योंकि शुरुआत इनइक्वालिटी से हुई थी, असमानता से हुई थी। अब असमानता का कारण निकला कि सिस्टम की कमियां,
सिस्टम की कमी हमें आ गई, वाटर, तो वो सारी कमियां कैसे दूर होनी है। अब जो इतनी बड़ी असमानता बन चुकी है, अगर आज वाटर को एजुकेट भी कर दोगे तो असमानता कैसे दूर होगी, क्योंकि पॉलिसी मेकर फिर वही होंगे। तो बड़ा कुछ है उसमें, वो जो सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड है, ऑलमोस्ट हर एंगल से वो कवर्ड है। सर तो आप जैसे पढ़ाते हो तो कैसे टाइम निकालते हो आप? अपना एडवोकेट भी हो, कोर्ट भी जाते हो, तो कैसे टाइम निकालते हो आप? ये बड़ा चैलेंजिंग है। मैं अपने कोई सोशल फंक्शन में नहीं मैं जाता, जो फालतू की अच्छा। शादियां अटेंड कर, बर्थडे पार्टी अटेंड कर, कहीं दोस्तों नहीं? मित्रों की मैं नहीं जाता, टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं। तो वो सारा टाइम मैंने डाइवर्ट इधर कर दिया। तो आप मॉर्निंग में पढ़ाते हो या इवनिंग में जाके? अगर तो मेरे को कोर्ट जल्दी जाना है फिर मैं कोर्ट से आके पढ़ाता हूँ। ठीक है। अगर कोर्ट लेट जाना है तो सुबह पढ़ाता हूँ। ओके। बाकी मेरी टीचर्स की टीम है, उनको मैं ट्रेन करता हूँ। ट्रेन करते हो। तो मैं नहीं भी हूँ तो क्लास हमारी चल रही है। और सर आप एज एडवोकेट क्या केसेस लड़ते हो आप? मेरा प्राइमरी एरिया है इंटरनेशनल बिजनेस डिस्प्यूट्स, अच्छा। बायर एंड सेलर डिस्प्यूट, कैरियर डिस्प्यूट, कैरियर में तो शिपिंग लाइन के साथ डिस्प्यूट, एयरलाइन के साथ डिस्प्यूट, कस्टम्स रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सो दोज टाइप्स ऑफ केसेस आए प्राइमरली टेक। अदरवाइज मेरे पास हर तरह के केसेस आते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, चेक बाउंस डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी, बहुत तरह के मैटर्स आते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सर आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट है आपके लिए? देखो वो तो पिलर होते हैं, कारपेट हैं, नीचे से जब मर्जी जमीन खिसका दे। अगर आप आपको ये देखना है कि वो खिसका ना पाए ठीक तो है। जो उनको चाहिए वो दे दो ताकि वो खिसकाए ना। ठीक है सर। तो सर थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना सारा अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने इतनी इंस्पिरेशन आई रियली होप कि हम सबको मिलेगी और हम इसके टूवर्ड्स काम भी करेंगे और हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को समझेंगे कि सिर्फ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या सी फॉर कैट सीखने से कुछ नहीं होगा। हमें ए फॉर एडमिन, बी फॉर बैलेट बॉक्स, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी फॉर डेमोक्रेसी सीखनी होगी और हमें अपने राइट्स जानने होंगे। वोट्स को अपने समझना होगा कि हमें किसको वोट देनी है, क्योंकि वही वोट आगे जाके हमारा ही भविष्य को उज्जवल करेगा। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर। थैंक यू वेरी मच। मैं भी यही संदेशा देना चाहूँगा, ये सारे एफर्ट्स का फ़ायदा हमें तभी मिलेगा अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, समझेंगे कि देश के अंदर क्या ज़रूरतें हैं, कैसे उनको पूरा करना है, कौन सी कमी है, उन कमियों को कैसे दूर करना है। अगर हम सही तरीके से समझेंगे, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर अगर हम समझ गए तो मेरे को लगता है कि जो ये एफर्ट्स हम कर रहे हैं उसका फल हमारे आज के गरीब लोगों को, कॉमन मिडिल क्लास लोग जो बड़े टैक्स पे कर रही है, और उनके यूथ जो है भारत देश छोड़ के बाहर जा रहा है क्योंकि यूथ को लगता है कि यहाँ कुछ है नहीं है, वो मिडिल क्लास के ही जा रहा है ज़्यादा, और आने वाली जनरेशन को फ़ायदा मिले तो भी हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा। और यहाँ पे क्लस्टर था झुग्गियों का, वहाँ से शुरू हो जाती थी झुग्गियाँ, यहाँ पे सारी झुग्गियाँ थी। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट था, पहले मैंने सड़क पे शुरू किया था, यहाँ पे सारा गार्बेज होता था, तो गार्बेज से में ही बच्चे कबाड़ उठाते थे। इनके हस्बैंड डॉक्टर है, पर उस प्रोजेक्ट में उन्होंने मेडिकल कैंप लगाया था, आप नहीं आए होंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वैक्सीनेशन है, 15 मैडम को बोलना, ताकि बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, तो पढ़ा के, हाँ जी, एक सवाल बोलो कि पढ़े लिखे रिश्वत क्यों ले रहे थे। बाय।